Welcome back to my channel Knowledge at your Doorstep. Today I am going to explain a chapter which is for class 12th. Name of the chapter is Lost Spring Stories of Stolen Childhood. And I am going to explain it in Hindi. It is taken from the book The Flamingo. And I am going to explain the first part of the chapter Lost Spring. तो बच्चों इस चैप्टर में बताया गया है, ऑथर ने बताया है। इस चैप्टर के ऑथर का नाम सबसे पहले तो बता दूं आपको, एनिस जंग है, जो कि राउरकेला में बॉर्न हुई थी 1964 में। और उन्होंने अपना चाइल्डहुड जो था और अपना एडोलेसेंस, अपनी किशोरावस्था और अपना बचपन हैदराबाद में बिताया था। और उनकी जो एजुकेशन थी उन्होंने हैदराबाद से ली थी पहली, और उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई थी। उनके पेरेंट्स दोनों ही राइटर थे। और जो एनिस जंग थी उन्होंने जो अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो एक राइटर के रूप में इंडिया में स्टार्ट किया था। और जो ये स्टोरी है द लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें ये बताया गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि जो रैक पिकर्स होते हैं, जो गार्बेज को पिक करते हैं या जो फिर बैंगल फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो उनका जो बचपन होता है वो ख़त्म ही हो जाता है। मतलब अपने बचपन में ना तो वो पढ़ पाते हैं, ना कुछ चीज़ों को एंजॉय कर पाते हैं। उसके सिवाय वो सिर्फ फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं और ऐसे हार्ड वर्क करते हैं, और या फिर कचरा उठाते हैं, और उनके खाने को प्रॉपरली मिल नहीं पाता है। उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है और वो किस तरह से रहते हैं, इस चैप्टर में इन्होंने यही बताया है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो फिर आगे एनिस बताती हैं कि ये जवाब मुझे साहिब ने दिया, जिससे मैंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, जिसे मैं हर सुबह मेरे पड़ोस के कूड़े के ढेर में सोने के लिए टटोलते हुए देखती हूँ। कहने का मतलब ये है कि एनिस जंग के पड़ोस में मॉर्निंग टाइम में रोज़ एक बच्चा जिसका नाम साहिब है कचरे के ढेर को टटोलते हुए दिखता है। तो वो उससे पूछती हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसका आंसर वो देता है कि कभी कभी मुझे इस ढेर पे 1 रुपया मिल जाता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने अपना घर काफ़ी समय पहले छोड़ दिया था। Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. Amidst का मतलब होता है बीच में। ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में बसा हुआ उसका घर अभी भी उसकी यादों से दूर नहीं था। मतलब उसके डिस्टेंट मेमोरी नहीं था, यानी कि उसकी मेमोरीज, अपने घर की मेमोरीज उसके माइंड में अभी भी रची बसी थी। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. और उसकी मम्मी ने उसे बताया था कि वहाँ बहुत सारे तूफानों ने उनके घर और खेतों को बहा दिया था। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. और इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया था, क्या छोड़ दिया था? अपना घर छोड़ दिया था, और इस बड़े शहर में सोना ढूंढने के लिए आ गए थे जहाँ वो अभी रहते हैं। कहने का मतलब ये है, सोना ढूंढने का मतलब है कि वो अपने अर्निंग्स के लिए, कुछ कमाने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए अब उस शहर में आ गए थे जहाँ वो अभी रहते हैं। आई हैव नथिंग टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। और दूसरी तरफ देखते हुए धीरे से बोला कि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। मटर्स मतलब धीरे से बोला। गो टू स्कूल, आई से ग्लीवली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मच साउंड। मैंने तेजी से बोला स्कूल जाओ, जिसको मैंने तुरंत महसूस किया कि मेरी यह सलाह कितनी खोखली है या बेमतलब है। खोखली का मतलब यहाँ बेमतलब है। मतलब उन्होंने, ऑथर ने बोल तो दिया कि जाओ तुम स्कूल जाओ, लेकिन तुरंत ही उनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि जो उन्होंने बोला है, जो सलाह उन्होंने बच्चे को स्कूल जाने की दी है, वो बेमतलब है, क्योंकि उसकी कंडीशंस, उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं थे कि वो स्कूल जा सकता था। गो टू स्कूल, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वे बनाएंगे तो मैं जाऊंगा। ऐसा जवाब साहिब ने ऑथर को दिया। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने कुछ हंसी मजाक करते हुए पूछा कि अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं क्या तुम आओगे? यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। उसने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, हाँ। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? कुछ दिनों बाद मैंने उसे अपने ओर दौड़ते हुए आते हुए देखा और उसने पूछा, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant.
मैंने जवाब दिया कि एक स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है और मैं भीतर से ऐसे ही किए गए वादे से काफ़ी शर्मिंदा हुई। नॉट मीन्ट मतलब जिस वादे को वो पूरा नहीं कर पाने वाली थी, लेकिन फिर उन्होंने ऐसे ही वो वादा किया था मजाक मजाक में, लेकिन वो बच्चा उसको सच मान बैठा था। तो उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई, ऑथर को ऐसे ही किए हुए वादे से शर्मिंदगी हुई जब वो बच्चा उनसे पूछने आया कि क्या आपका स्कूल रेडी है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। फिर आगे ऑथर कहती हैं, लेकिन मेरे जैसे वादों से तो उसकी बेरंग दुनिया चारों तरफ से घिरी हुई है। मतलब अमाउंट मतलब चारों मतलब पूरी तरह से भरी पड़ी है। जैसे मेरे जैसे वादे ही उससे उससे और जाने कितने लोग करते होंगे, लेकिन उसको वो पूरा नहीं करते होंगे। कहने का मतलब ये है। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम ही अनाउंस्ड। काफ़ी महीनों से जानने के बाद उससे मैंने उसका नाम पूछा। उसने घोषणा की या अनाउंस किया कि साहिब आलम। उसने अपना बताया कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स। उसको नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। वो नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब होता है। अगर वो इसका मतलब जानता कि इसका मतलब दुनिया का बादशाह होता है, तो वो इसके ऊपर उसका विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता। कहने का मतलब ये है कि वो बेचारा तो एक रैक पिकर था जो गार्बेज से कूड़ा कलेक्ट करता था, और अगर उसके नाम का मीनिंग साहिब आलम यानी कि दुनिया का बादशाह है ये पता चल जाता, तो वो इस बात में बिलीव ही नहीं कर पाता। ऐसा यहाँ पर ऑथर कहना चाहती हैं। Unaware of what his name represent, he roams the street with his friends. अपने नाम का अर्थ नहीं जानते हुए वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता था। He roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. वो अपने दोस्तों के साथ घूमता था, जो कि बहुत सारे नंगे पैर वाले लड़के हैं जो सुबह की चिड़ियों के जैसे आते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। और कई महीनों में मैं अब उन सबको पहचान सकती हूँ। फिर ऑथर कहती हैं क्योंकि कई महीनों से उन बच्चों को देख रही हैं, अब जितने भी वहाँ रैक पिकर्स बच्चे आते हैं अब उन सबको वो पहचान सकती हैं, क्योंकि काफ़ी महीनों से उनको ऑब्जर्व कर रही हैं। Why aren't you wearing चप्पल्स? I ask one. तुमने चप्पल क्यों नहीं पहने हैं? मैंने उनमें से एक से पूछा। My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. उसने बड़ी सरलता से आंसर दिया इस बात का कि मेरी माँ ने उन्हें सेल्फ से नीचे नहीं उतारा है, या कहना चाहिए कि मेरी माँ उन्हें सेल्फ से नीचे नहीं उतारती हैं। Even if she did, he will throw them off. Adds another who is wearing shoes that do not match. इस बात का जो आंसर था वो दूसरे बच्चे ने दिया, और उसने क्या कहा? उस बच्चे ने नहीं दिया जिससे क्वेश्चन पूछा गया था, कि दूसरे बच्चे ने दिया, और उसने ये बोला अगर वो उन्हें देती भी तो वो ये उन्हें फेंक देगा। ये आंसर किसी दूसरे बच्चे ने दिया जिसने कि खुद अनमैच शूज़ पहने हुए थे, यानी कि जो शूज़ थे वो एक जैसे नहीं थे, अलग अलग शूज़ पहने हुए थे दूसरे बच्चे ने। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. और जब मैंने इस बारे में बात की तो उसने अपने पाँव हिलाए और कुछ नहीं बोला। मतलब दूसरा बच्चा जिसने अनमैच शूज़ पहने हुए थे, जब उससे ऑथर ने पूछा उसके अनमैच शूज़ के बारे में, तो उसने उसका आंसर कुछ नहीं दिया, सिर्फ अपने पैर को सफल किया, यानी कि इधर से उधर हिलाया। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. मैं जूते चाहता हूँ, एक तीसरा लड़का बोला जिसके पास पूरी लाइफ में कभी भी जूते का जोड़ा नहीं था। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village road. पूरे देश में घूमते हुए मैंने यह देखा कि बच्चे शहरों में वो गाँव की सड़कों पर नंगे पाँव ही चल रहे हैं। It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. इसका एक उत्तर धन की कमी नहीं बल्कि नंगे पैर चलने का रिवाज है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty.
मैं सोचती हूँ, फिर आगे ऑथर कहती हैं कि मैं सोचती हूँ कि ये बहुत गरीबी, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मतलब जो बहुत गरीबी को छिपाने का एक बहाना है। मतलब बोलते हैं कि एक तो ट्रेडिशन है, तो एक रिवाज है नंगे पैर चलना। तो ऑथर को लगता है कि ये कोई रिवाज नहीं है, खाली अपनी गरीबी को छुपाने का एक ढंग है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। मुझे याद है वो स्टोरी या वो कहानी जो उडुपी के एक व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी। As a young boy, he would go to school, past an old temple where his father was a priest. जब वो छोटा था तो एक पुराने मंदिर के पास के स्कूल में जाता था जहाँ उसके पिताजी प्रीस्ट या फिर पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वो मंदिर के पास थोड़ी देर के लिए रुकता था, ब्रीफली मतलब थोड़ी देर के लिए रुकता था और जूतों के लिए प्रार्थना करता था, यानी कि मंदिर में जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. और 30 वर्ष बाद जब मैं उस शहर के मंदिर में गई जो कि अब वीराना था या खाली खाली था। डिसोलेशन मतलब खाली या वीराना। In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. उस मंदिर के पीछे जहाँ नए पुजारी रहते थे, वहाँ पर लाल व सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की चेयर्स थी या प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. एक छोटा बच्चा जो सॉक्स शूज व ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ था वहाँ दौड़ते हुए दौड़ते हुए पैंटिंग मतलब हाँपना, दौड़ते हुए हाँपते हुए आया और उसने अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक दिया। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Looking at the boy मतलब मुझे याद आया दूसरे लड़के की देवी माँ से की गई प्रार्थना जब आखिरकार उसको एक जोड़ी जूता मिला था। ठीक है, मतलब उस लड़के को देख के जो ऑथर थी उनको एक दूसरे लड़के की प्रेयर याद आई जो कि मंदिर में रुकता था और माता जी से शू के लिए प्रार्थना करता था। तो उनको ये प्रार्थना याद आई। वो क्या प्रार्थना करता था? लेट मी नेवर लूज दैम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। और वो ये प्रार्थना करता था कि आखिरकार उसको एक जोड़ी जूता मिल गया है और उसकी ये प्रार्थना थी कि अब मैं इसको कभी ना खोऊं। मतलब माता जी से वो प्रार्थना करता था कि अब मैं इस शूज़ को कभी ना खोऊं। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज, बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। पंडित जी की बेटी की तरह छोटे लड़के अब जूते पहनते हैं, लेकिन मेरे पड़ोस के कूड़ा बिनने वाले लड़के मतलब मेरे पड़ोस की कूड़ा बिनने वाले अभी बहुत सारे लड़के अभी भी शूज़ नहीं पहनते हैं, मतलब अभी भी वो शूलेस है। माई acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of the Delhi, yet miles away from it metamorphically. फिर वो ऑथर आगे बताती हैं कि नंगे पैर कूड़ा बिनने वालों से मेरी जान पहचान, एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान, मुझे कहाँ ले गई? सीमापुरी ले गई। सीमापुरी क्या है? एक जगह है जो कि दिल्ली के बाहरी इलाके में बसा हुआ है, लेकिन दिल्ली के बाहरी इलाके में बसा होने के बावजूद भी वो दिल्ली से काफ़ी दूर है। मेटामॉर्फिकली दूर है, मतलब मेटामॉर्फिकली मतलब होता है थिंग रिगार्डिंग सिंबल ऑफ एनीथिंग। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो वो दिल्ली के चारों इलाके में बसा हुआ एक जगह है, लेकिन दिल्ली के लोग जिस तरह से लाइफस्टाइल में रहते हैं, जिस तरह से खाते हैं पीते हैं, जैसे उनका मकान है, जैसे उनकी एजुकेशन है, उससे बिल्कुल डिफरेंट थी सीमापुरी के लोगों की रहन सहन, खान पीन, उनका मकान, उनका रहन सहन। तो ये उन्होंने यहाँ पर ऑथर ने इसको बताया है। दोज हु लिव्स हियर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। जो लोग यहाँ रहते हैं वो विस्थापित थे और जो 1971 से 71 में बांग्लादेश से यहाँ आए थे। स्क्वाटर्स का मतलब होता है विस्थापित लोग जो खाली जगह देखते हैं और वहाँ कब्जा कर लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं, तो वो भी उनको कहते हैं स्क्वाटर्स। साहिब फैमिली इज अमंग देम, और जो साहिब की जो फैमिली थी वो उनमें से एक थी। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस। सीमापुरी तब क्या था? एक
सिविलाइज्ड नेगलेक्टेड एरिया था। विल्डरनेस मतलब जहाँ पर सिविलाइजेशन नहीं थी, जो नेगलेक्टेड था, इग्नोर्ड होता था उस समय। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। वो अभी भी है, मतलब अभी भी वो एरिया विल्डरनेस है, मतलब अभी भी वहाँ पर लोग वो जो एरिया है उसको लोग नेगलेक्ट करते हैं, वो किसी की नज़रों में नहीं आता, वो अभी भी इतना ज़्यादा सिविलाइज नहीं है, इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं है। लेकिन अब जो चीज़ नहीं है वहाँ वो है कि वो अब एम्प्टी नहीं है, मतलब वो भर चुका है, वो भर चुका है, लोग आ चुके हैं, बस चुके हैं। बाकी सब तो सेम है, लेकिन सिर्फ भर चुका है वो एरिया। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद roofs of tin and tarpaulin devoid of sewage, drainage or running water live 10,000 backpackers। फिर आगे वो बताती हैं कि मिट्टी के बने हुए ढांचे, टिन व टारपोलिन की छतें, उनके घरों का डिस्क्रिप्शन करते हुए कहती है कि मिट्टी के बने हुए ढांचे, टारपोलिन की छत जहाँ सीवेज, ड्रेनेज या पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ 10,000 बैकपैकर्स रहते हैं। दे लिव्ड हेयर for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list। यह बिना किसी पहचान के, अनुमति के पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा, 30 वर्षों से भी ज़्यादा से यहाँ रहते हैं। लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में है, वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन्स। और जिससे वो अनाज खरीदते हैं, क्योंकि उनका वैसे तो उनको कोई पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, उनको विदाउट परमिशन से कब से यहाँ कब्जा करके रह रहे हैं, क्योंकि स्क्वाटर्स हैं। लेकिन बस उनके पास जो है वो है राशन कार्ड, और राशन कार्ड में नाम है तो उनका वोटर लिस्ट में भी नाम है, बस इससे वो अनाज खरीद सकते हैं, इतना ही उनको फ़ायदा है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, यानी कि जीवित रहने के लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? खाना है। जैसे कि उनके पास वोटर आईडी तो थे, तो उन लोगों ने इसका आंसर देते हुए बोला कि खाना ज़्यादा ज़रूरी है आइडेंटिटी से ज़्यादा। एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एगिंग स्टमक। वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रीन्स। Say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। तो ये पैराग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, इसका एक्सप्लेनेशन हमको नीचे से करना होगा। तो महिलाओं का एक ग्रुप जो फटी हुई साड़ियों में थी जब ऑथर ने पूछा कि उन्होंने अपने सुंदर हरे भरे खेतों व नदियों को क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने क्या आंसर किया इसका? अगर दिन के अंत में या फिर शाम को हमें अपने परिवार को खाना खिला सकें, दिन के अंत में या शाम को अगर हम अपने परिवार को खाना खिला सकें और उन्हें भूखे पेट ना सोने दें, तो हम लोग यहीं रहना पसंद करेंगे, बजाय कि उन खेतों में जिनमें हमें अनाज नहीं मिलता। यानी कि वो कहना चाहती थी उनके खेतों में तो अनाज उत्पन्न होता ही नहीं है, तो ऐसे फील्ड्स का फ़ायदा क्या? उससे ज़्यादा अच्छा तो हमारा इस सीमापुरी में रहना है, जहाँ हमें कम से कम खाना, तो हम अपने परिवार को खाना तो खिला पा रहे हैं शाम के होते होते, और उनको भूख के कारण जो पेट में दर्द होता है उस कारण से उनके परिवार को सोना तो नहीं पड़ता। ऐसा उन्होंने आंसर दिया। Whenever they find food, they pitch their tent and become transit homes। और जब भी जहाँ कहीं भी उन्हें खाना मिलता था वो वहीं अपना टेंट लगा देते थे या टेंट खड़ा कर देते थे और वहीं अपना घर बना लेते थे। ट्रांजिट होम मतलब टेम्परेरी हाउस टाइप का, टेंट टाइप का, वो बना लेते थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल। और इन्हीं में बच्चे भी बड़े हो रहे थे और सर्वाइवल या फिर संघर्ष के पार्टनर बन रहे थे। मतलब जितना उनके पेरेंट्स को सहना पड़ता था उतना ही उनको बच्चों को भी सहना पड़ता था। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। और सर्वाइवल का मतलब सीमापुरी में तो सिर्फ कचरा बिनने से ही था या फिर कूड़ा उठाने से ही था। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट्स। सालों से कूड़ा बिनने के कारण उनके लिए वो फाइन आर्ट के समान हो गया था। मतलब वो पूरा सालों से कूड़ा बिनने का ही काम करते थे, तो वो चीज़ उनके लिए मतलब इतने निपुण हो गए थे उस कार्य में, इतने वो अच्छे से उनको काम आ गया था कि माना वो एक फाइन आर्ट हो उनके लिए। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड। और गार्बेज जो था वो उनके लिए सोने की तरह था।
इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इट इज़ अ लीकिंग रूफ। और गार्बेज जो था उनके लिए कोल के समान था, इसलिए कहा गया है कि क्योंकि गार्बेज ही उनकी आजीविका थी। उस कचरे को उठा के जो कुछ भी उनको मिलता था और उसी से उनकी आजीविका चलती थी, उनको डेली का खाना मिलता था, उनके ऊपर उनकी छत मिलती थी, भले ही वो छत लीक क्यों ना करती हो, लेकिन एक छत तो मिलती थी। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए इसका मतलब बिल्कुल अलग था। मतलब बड़े लोगों के लिए तो वो गोल्ड था, लेकिन बच्चों के लिए इसका मतलब कुछ और ही था। जो बच्चे वहाँ रहते थे उनकी बात हो रही है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, सेज साहिब सेज, हिज आईज लाइटिंग अप। साहब ने आंखों में चमक के साथ बोला, कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है और कभी तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrunching over, sorry, for there is hope for finding more. और जब आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है तो और पानी की चाहत में आप कूड़े की छानबीन रोकते नहीं हैं, मतलब कंटिन्यूसली छानबीन करते रहते हैं। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. और ऐसा लगता था कि बच्चों के लिए कूड़े का मतलब उनके माता पिता के गार्बेज के या कूड़े के मतलब से बिल्कुल अलग था। For the children it is wrapped in wonder, for the adult it is the means of survival. और बच्चों के लिए क्या था वो? बच्चों के लिए वो आश्चर्य में छुप बच्चों के लिए वो कूड़े का ढेर एक आश्चर्य में छुपा हुआ चीज़ थी। मतलब कि वो जो कूड़ा के अंदर बच्चों के लिए कई आश्चर्य छुपे हुए थे, वंडर छुपे हुए थे। लेकिन अगर जहाँ तक बड़ों की हम बात करें तो वो एक आजीविका का जरिया था, मतलब उनकी जो अर्निंग्स थी वो उसी कूड़े के द्वारा होती थी। तो बच्चों के लिए तो वो एक आश्चर्य में छुपा हुआ कुछ चीज़ थी, और बड़ों के लिए वो एक आजीविका का जरिया। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate at the neighborhood club, watching 2 men dressed in white playing tennis. एक सर्दियों की सुबह मैंने साहिब को पड़ोस के क्लब की फेंस गेट के पास देखा। दो जवान लड़के जो सफ़ेद कपड़ों में थे टेनिस खेल रहे थे, तो उनको देख रहा था साहिब। I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. फेंस के पीछे से वो संतुष्टि के भाव में उस गेम को देखते हुए धीरे से बोला कि मुझे ये खेल पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड। और फिर वो कहता है, वो स्वीकार करता है कि वो जब वहाँ कोई नहीं होता है जब वहाँ कोई नहीं होता है तो वो उसके अंदर जाता है। कहाँ? उस फेंस जो लगा था उस गेट के अंदर, जहाँ वो 2 लड़के टेनिस खेल रहे थे, वहाँ वो जाता है। उसने ऐसा एडमिट किया, यानी कि स्वीकार किया। द गेट कीपर लेट्स मी यूजिंग द स्विंग। और चौकीदार मुझे झूला झूलने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज फॉर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए थे जो कि उसके डिस्कलर्ड शॉर्ट्स और शर्ट के साथ कुछ अजीब से ही दिख रहे थे। मतलब अलग अलग कलर वाला शॉर्ट जो उसने पहना था उसमें कुछ जम नहीं रहे थे, अलग से दिख रहे थे। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। उसने एक्सप्लेनेशन देने के ढंग से कहा कि ये किसी ने मुझे दिए थे। The fact is that they are discarded shoes of rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. वास्तविकता ये थी कि किसी अमीर लड़के ने उन्हें शायद पहनने से इनकार कर दिया था और फेंक दिया था क्योंकि उनमें से एक में छेद था, लेकिन साहिब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। डज नॉट बॉदर हिम मतलब साहिब को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब वो तो किसी एक अमीर बच्चे के शूज़ थे जिसने उस अमीर बच्चे ने उसको रिजेक्ट क्यों किया था, क्योंकि उसके एक जूते में छेद था, तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था पहनने से। लेकिन साहिब ने उसको बड़े खुशी से पहन लिया था और साहिब को उस जूते में एक छेद होने से के कारण कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। कहने का मतलब ये है, फॉर वन हु वॉज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज ड्रीम कम ट्रू। और किसी ऐसे एक के लिए जो नंगे पाँव चलता था, उसके लिए एक छेद वाला जूता था, वो भी एक सपने के सच होने के समान ही था। बट द गेम इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो खेल वो इतने ध्यान से देख रहा था वो उसकी पहुंच से बाहर था।
दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इस सुबह साहिब दूध की दुकान की ओर जा रहा था। इन हिज हैंड इट इज़ अ स्टील कैनिस्टर। और उसके साथ में, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। मैं आजकल चाय के स्टॉल पर काम करता हूँ, सड़क पर है, वह दूर इशारा करते हुए बोला। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपये और दिन भर का खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक। जब मैंने उससे ये पूछा क्या उसे यह काम पसंद है, तो मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे में बेपरवाही का जो भाव थे वो ख़त्म हो गए थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अपने काम से बहुत खुश नहीं था। जो बच्चे के चेहरे पे एक बेपरवाही का भाव था वो एकदम ख़त्म हो गया। ये सुनते कि क्या उसको जॉब पसंद है, तो उसको सुनते ही उसका जो रंग था चेहरे का उड़ गया था। कहने का मतलब ये है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। और स्टील का जो कैनिस्टर था वो कहीं ज़्यादा भारी दिखाई पड़ रहा था उस कूड़े के बैग से जो वो आसानी से अपने कंधे पर उठा लेता था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और वो जो कनिस्तर था वो दूध का कनिस्तर उस चाय की दुकान वाले का था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और जो साहिब था वो अब अपना खुद का मालिक नहीं था। यानी कि पहले तो वो रैक पिकिंग का काम किया करता था, खुद से कूड़ा उठाता था, वो अपना खुद का मालिक था, हल्का सा एक कूड़े का बैग लेके घूमता था। लेकिन अब वो अपने खुद का मालिक नहीं रहा था। वो उस चाय की दुकान में काम करता था तो वहाँ उसका एक सर्वेंट बन गया था। कहने का मतलब ये है। तो बच्चों ये था मेरा इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन। पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड को लेके मैं जल्दी आऊँगी और उसके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।